हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को 26/11 का मतलब 26 नवंबर हुआ। 26 नवंबर 2008 को बॉम्बे में पाकिस्तान समर्थित 10 आतंकवादी घुस आए थे समुद्र के रास्ते और वहाँ कोहराम मचाया था। उसमें 166 के करीब लोग मारे गए थे। उसी में तुकाराम ओम्बले ने अजमल कसाब को अपने प्राणों की आहुति देकर जिंदा पकड़ा था जब वो शिवाजी टर्मिनस की ओर बढ़ रहा था, यानी रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। तो कहा जा रहा है कि इस मामले में ताबू राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दिया, यानी ताबू राणा का कोई भी दलील काम नहीं आया। वो लाख का तारा भाई वहाँ ले जा करके धार्मिक कारणों से उसे प्रताड़ित किया जाएगा, यानी उसने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का मामला उठाया। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक न सुनी और चूंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ आ गए अमेरिका के राष्ट्रपति होकर के, उन्होंने चट मंगनी पट ब्याज जिसको बोलते हैं हम लोग, दूसरे शब्दों में तुरंत जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वैसे उन्होंने हरी झंडी दे दी। उसके भारत प्रत्यार्पण की आज दिल्ली ला भी दिया गया, पालम एयरपोर्ट पर लाया गया है। यहाँ से सुना जा रहा है सीधे एनआईए कोर्ट जाएगा। कहा जाता है कि डेविड कोलमैन हेडली उसका पूरा नाम, उसी का चेला है ये तहापुर राणा। एक्चुअली डेविड हेडली भी गिरफ्तार है, वो भी अमेरिकी और कैनेडियाई नागरिक के रूप में दर्ज है उधर। कहा जा रहा है वो अभी पकड़ा गया है। सबसे प्रमुख ताबू राणा को लाना है, चूंकि ताबू अजमल कसाब के बाद ताबू राणा, ये अजमल कसाब ने तो घटना को अंजाम दिया था, लेकिन उसका मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली था। उसके सारे षड्यंत्र को का पता है ताबू राणा को। अब ताबू राणा की कोई दलील काम नहीं है, इसका मतलब उसके खिलाफ एविडेंस बहुत पुख्ता थे, तभी जा कर के अमेरिका में तो कोर्ट स्वतंत्र है और वो किसी को स्पेयर करता नहीं, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से उसके खिलाफ को बहुत एविडेंस पुख्ता रहे होंगे, इस मामले में उसने उसको भारत प्रत्यार्पित किए जाने की अनुमति प्रदान कर दिया। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो डॉक्यूमेंट पर साइन होना ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी दरिया दिली दिखाई और ताबू राणा के प्रत्यार्पण को हरी झंडी दिखा दी। आज ताबू राणा एक्स्ट्राडाइट होकर के एनआईए के पास पहुंच गए, यानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट उतरा है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसको बख्तरबंद गाड़ी में एनआईए के हेड ऑफिस ले जाया गया है, जहां एनआईए उससे पूछताछ करके दिल्ली के कमांडो की सुरक्षा में रहेगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 26/11 को अब डेविड कोलमैन हेडली ने क्या खुराफात किया था। उसने, कहा जा रहा है, सिद्धि विनायक मंदिर से उसने कलेवा जो धागा बांधा जाता है, हिंदू बांधते हैं किसी पूजा पाठ के अवसर पर या ऐसे ही अपने हाथ पर लाल और पीले रंग का धागा जो बांधते हैं, जिसको कलेवा कहा जाता है, उसी को डेविड कोलमैन हेडली ने सिद्धि विनायक मंदिर से प्रोक्योर किया था, यानी खरीदा था। या आप कह सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट तो सरकार करती है, सरकारी खरीद को प्रोक्योरमेंट कहते हैं। वो भी सरकार की शाह पर ही काम कर रहा था, तो इसलिए उसको प्रोक्योर ही कहिए, परचेज कहना उचित नहीं होगा। उसको खरीदा था वहाँ से और उसने ही ले जा कर के सारे आतंकवादियों को बांटा था। आतंकवादियों ने अपना नाम हिंदू आतंकवादी के नाम पर रख लिया था, हिंदू, ताकि यहाँ 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 पता ही है भारत में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो भारत को खुद ही अंदर से खोखला करने में लगे हुए हैं और वो वामपंथ के नाम पर घोर अत्याचार करते हैं। दूसरे शब्दों में वो नहीं चाहते किसी भी रूप में कि हिंदू प्रखर हो इस देश में। हालांकि अब ये तो बहस की बात है कि वो क्या हो रहा है। उन लोगों ने झट से इसे आरएसएस का षड्यंत्र बता दिया इन्हीं कारणों से, और बाद में पकड़े जाने पर अजमल कसाब ने सारी चीज़ बक दिया था।
तब पता चला था कि भाई सच्चाई कुछ और है। और अब ये दूसरा मुर्गा हाथ लगा है भारत के। और अब तो एनआईए का भी गठन उसी समय हुआ था। पोस्ट 26/11 में ही एनआईए का भी गठन हुआ था। और एक राष्ट्रीय नेटवर्क है डेटा का, उसका भी गठन, निकनेट जिसको कहते हैं, निकनेट तो दिल्ली में है। वो भी एक खुफिया जानकारी साझा करने का मय की तर्ज पर गठित हुआ एक नेट है, संजाल है, उसका भी गठन हुआ था। मय का भी गठन होता है, मय का भी, यानी स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर का भी गठन हुआ था। हालांकि पी चिदम्बरम को भले गृह मंत्री बनाया गया था, उन्होंने एनसीटीसी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की वकालत किया था, लेकिन उसे राज्यों ने नकार दिया था। उनका कहना था कि भाई बिना राज्य के पुलिस को सूचित किए हुए लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना, ये फेडरल मामले में दखल देना है। फिर उसके बाद से कांग्रेस ने पीछे कदम हटा लिया था। कहा जा रहा है कि उसमें नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। खैर जो भी है, लेकिन उसके बाद जो है जो एनआईए का गठन हुआ था 2008 के बाद, 2008 में ही गठित हो गया था, मानो शुरुआत उसी समय हो गई थी। हालांकि 26/11 को इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी दिसंबर पूरा महीना बचा हुआ था और दिसंबर में ही एनआईए के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस समय पाटिल साहब गृह मंत्री थे, उनको हटा करके पी चिदम्बरम को गृह मंत्री बनाया गया था। उस समय ये वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी उनको प्रणव दा को सौंप दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को सौंप दिया गया था। खैर जो भी है, वो तो एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है पास्ट की। उसमें बराक ओबामा साहब अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए थे। एक्चुअली उसी नवंबर में चुनाव भी हुए थे अमेरिका में राष्ट्रपति के, जिसमें बराक ओबामा डेमोक्रेट पार्टी के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक ठाक बहुमत से सत्ता में आए थे। और उन्होंने 2009 में 20 जनवरी को शपथ भी लिया। खैर वो तो एक पुरानी बात हो गई। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं ताबू राणा ने वही किया जो डेविड कोलमैन हेडली ने उसको समझाया। डेविड कोलमैन हेडली एक्चुअल ब्रेन चाइल्ड हाफिज सईद का था। दूसरे शब्दों में सारी प्लानिंग के पीछे हाफिज सईद का दिमाग काम कर रहा था। और जो मुख्य हैंडलर था लकीउर रहमान रखवी, वही पाकिस्तान में बैठ करके इन आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था कि तुम ताज होटल जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम ट्रिनिटी होटल जाओ, तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और इनको मारो उनको मारो। उसमें कई पुलिस अधिकारी भी, यहाँ तक कि जो एसटीएफ चीफ थे हेमंत करकरे, उनकी भी हत्या कर दिया था आतंकवादियों ने। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कुंबले यानी तुकाराम कुंबले की समझदारी से अजमल कसाब जिंदा पकड़ लिया गया था। अजमल कसाब या इस तरह की घटना पर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, जिसे आप देख सकते हो। उसमें उज्ज्वल निकम वगैरह का भी जिक्र किया है, जो कि उसमें भारत सरकार के से प्रोसिक्यूशन एडवोकेट थे, यानी अभियोजन पक्ष के वकील थे। उन्होंने निचली अदालत में बहुत ज़बरदस्त तर्क दिया था, जिससे अजमल कसाब जो है पकड़ गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, हालांकि बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मामला गया, हाई कोर्ट ने इसे कन्फर्म किया। उस समय कहा जाता है बॉम्बे का कोई वकील तैयार ही नहीं हो रहा था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हालांकि इस मामले में कहा कि भाई अगर कोई वकील तैयार नहीं होगा तो ये कानून का तकाजा है कि भाई नेचुरल जस्टिस के नाम पर फिर हम अजमल कसाब को छोड़ देंगे। तब जा कर के एक वकील साहब तैयार हुए थे, जो कि अजमल कसाब के बचाव में उतरे थे। हालांकि उनको पता था कि भाई अजमल कसाब बचेगा नहीं, उसको फांसी फंदे पर लटकना ही है। फिर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को ओके कर दिया था। फिर वहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट को ओके करने के बाद राष्ट्रपति के पास गया था मर्सी पिटीशन के लिए। राष्ट्रपति ने जब रिजेक्ट कर दिया, तब उसके बाद शायद गवर्नर के पास गया था कि नहीं गया था, ये मुझे नहीं पता है। आजीवन कारावास में से मृत्युदंड के मामले में तो गवर्नर कुछ कर नहीं सकता, केवल आजीवन कारावास में ही तब्दील कर सकता है, पूरी तरह से सजा माफ तो कर नहीं सकता है। वो पावर केवल प्रेसिडेंट के पास ही है, यानी जनरल पार्डन का पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है।
गवर्नर के पास है, गवर्नर उसे हालांकि कम्यूट कर सकता है, आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है या अन्य कोई सज़ा दे सकता है, लेकिन एकदम से माफ़ीनामा नहीं दे सकता। वो केवल पावर केवल प्रेसिडेंट के पास ही होता है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। खैर जो भी है, वो तो पॉलिटिक की चीज़ें हैं, उसके बारे में कोई आगे आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अजमल कसाब को बाद में फांसी पर लटका दिया गया था। उनसे पूछताछ पूरी कर ली गई थी, प्रोसिक्यूशन ने उनसे सब चीज़ निकलवा लिया था। काफ़ी हद तक अजमल कसाब ने इस षड्यंत्र पर से पर्दा हटा दिया था या अनरेवल कर दिया था, बता दिया था कि इसके मूल में क्या क्या है। तभी हाफिज़ सईद का नाम आया था। हाफिज़ सईद इसका मुख्य कॉन्स्पिरेटर बन कर के उभरा था, और जकीउर रहमान लखवी उसके शाह पर जो है चीफ हैंडलर बना था। डेविड कोलमैन हेडली ने रेकी किया था मुंबई का, और उसी दौरान उसने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन भी किए थे। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन क्या किया था, वो बस ऊपर के मन से गया था, और उसका उद्देश्य तो बस कलेबा खरीदना था। लाल और पीले रंग के कलेबा खरीदा उसने, और सभी आतंकवादियों को बांट दिया। सब आतंकवादियों के हिंदू नेम रख दिए, जिससे कि वहाँ कन्फ्यूजन ना हो आपस में एक दूसरे को पुकारने में, और बाहर के लोग ये समझें कि ये सब हिंदू उग्रवादी हैं, हिंदू आतंकवादी हैं। वो तो अजमल कसाब जिंदा पकड़ गया उम्बले की समझदारी की वजह से। हालांकि उन्होंने ऐसा अपने प्राणों की आहुति दे करके किया। कहा जाता है AK-47 में जो गोलियां थी वो उतार दिया था सीने में उम्बले के, लेकिन फिर भी उम्बले ने पकड़ लिया था अजमल कसाब को जिंदा। और अजमल कसाब जब पकड़ा गया तो फिर लोगों ने भी उसे तगड़ी मार 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 पिटाई उसकी की, और उस समय वो लोगों ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। तो वो जिंदा पकड़ गया और उसने सारा कबूलनामा कर लिया। उससे पता चला कि पाकिस्तान का उसमें सीधे सीधे हाथ था। पाकिस्तानी हुक्मरान यानी पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना का सीधे सीधे हाथ था। और जिस बोर्ड से वो सब आए थे वो सब जो है उपलब्ध हाफिज़ सईद के शाह पर वहाँ के सेना ने कराए थे। खैर वह तो एक लंबी कहानी है। उस दौरान जो है ये चीज़ स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान भारत को फूटी आँख भी देखना नहीं चाहता। इसीलिए यहाँ के एयरफोर्स चीफ बाद में नरीमन साहब ने ये बात कही कि भाई भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी। शुरू में माइंड मेकअप भी किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, लेकिन बाद में बातचीत करने का मूड बना लिया और बाद में वो पलट गए। तो इस प्रकार से भारतीय वायुसेना बिना प्रधानमंत्री कहे या राष्ट्रपति जो भी है, जब तक वो नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा तब तक राष्ट्रपति कैसे कहेंगे। और उसमें प्रधानमंत्री का मतलब था सोनिया गांधी, वो सुपर पावर उन्हीं के पास था, यानी वो जैसा कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे ही करते थे। तो सोनिया गांधी नहीं चाहती थी युद्ध हो, तो युद्ध नहीं हुआ। मोटे तौर पर पाकिस्तानी हुक्मरान बच गए, और बातचीत करने होता भारत की ओर से ही गया। बाद में जब मोदी सरकार आई तो तमाम उसके पहले भी डोसियर गए थे, ये भी डोसियर गया। उसमें ताबू राना के खिलाफ सॉलिड एविडेंस थे, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना। पाकिस्तान अब भी जो है कह रहा है कि बहुत दिनों से ताबू राणा ने पासपोर्ट रिन्यू ही नहीं कराया, पाकिस्तानी नागरिक होने का कोई सबूत ही नहीं है। दूसरे शब्दों में ताबू राणा पहले पाकिस्तान में रहता होगा, लेकिन आज की डेट में उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। खैर ये तो देखने वाली बात होगी आगे चल करके कि ताबू राणा का क्या होता है भारत में। बहरहाल अभी तो उतर गया है भारत में पालम एयरपोर्ट पर, और NIA अपने मुख्यालय ले जाके पूछताछ कर रही है। आज रात में तो उसको सुरक्षित रखा जाएगा दिल्ली पुलिस के कमांडो की निगरानी में। दिल्ली पुलिस के कमांडो तो आगे भी निगरानी करते रहेंगे। देखना इससे निकल करके क्या आता है, जैसा आएगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।